हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विधि और दंड प्रक्रिया संहिता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि दोनों ही विषयों के लिए कॉमन है, यानी कि बाल विधि और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों विषयों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता में भी लास्ट में इस टॉपिक को दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, और बाल विधि में भी इस टॉपिक को दिया गया है। इसलिए दोनों ही विषयों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और एलएलबी और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए भी कॉमन है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बाल कल्याण समिति कि बाल कल्याण समिति किसे कहते हैं, या बाल कल्याण समिति से आप क्या समझते हैं, और बाल कल्याण समिति का गठन कैसे होता है, बाल कल्याण समिति का कार्य क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं बाल कल्याण समिति क्या है। तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 बाल कल्याण समिति के गठन और कार्यों से संबंधित है। यानी कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा जो 27 है, यह बाल कल्याण समिति के गठन और कार्यों से संबंधित है। ये धारा बताती है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति का गठन करेगी। यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति का गठन कर सकती है, यानी करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन, और ऐसे संगठन इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगी और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी, तथा ये समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर समिति के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण प्रदान किए जाएं। अब इसके आगे देखेंगे बाल कल्याण समिति का गठन कैसे होता है। बाल कल्याण समिति में 5 व्यक्ति शामिल होते हैं। बाल कल्याण समिति में 5 व्यक्ति यानी कि 5 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है, यानी एक सदस्य का लेडीज़ होना अनिवार्य है, तथा एक सदस्य बाल मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। यानी कि बाल कल्याण समिति में 5 व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक का महिला होना अनिवार्य है और एक सदस्य का बाल मामलों में विशेषज्ञ होना अनिवार्य है, और एक अध्यक्ष होता है। और कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं होगा। यानी कि बाल कल्याण समिति के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्य का त्रैमासिक पुनरावलोकन करेगा, और जो जिला मजिस्ट्रेट होगा उस समिति के कार्यों का, कि वो क्या कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उसका प्रत्येक 3 मास में यानी 3 महीने में देख रेख करता रहेगा। समिति पीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे सीआरपीसी के अधीन महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी। जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति के लिए शिकायत समाधान प्राधिकारी होगा, और कोई भी व्यक्ति जो बालक से संबंधित हो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दाखिल कर सकेगा, जो उस पर विचार करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा। बाल कल्याण समिति 1 माह में कम से कम 20 दिन बैठक करेगी, और बाल कल्याण समिति जो होगी 1 महीने में कम से कम 20 दिन बैठक करेगी। समिति द्वारा विद्यमान बालक देखरेख संस्था के निरीक्षण करने और उसके कार्यों और बालकों के कल्याण की जांच पड़ताल करने पर समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। कोई भी विनिश्चय लेते समय समिति के सदस्यों के बीच मत भिन्नता की दशा में, यदि कोई भी विनिश्चय लेते समय यानी समिति के जो सदस्य हैं उनके बीच में मतभेद हो जाता है, तो मतभेद की स्थिति में दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, यानी कि बहुमत की राय सुसंगत होगी। किंतु जहाँ कोई बहुमत ना हो और जहाँ पर कोई बहुमत ही ना हो, वहाँ अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी, यानी कि सुसंगत होगी, मानी जाएगी।
मामले के अंतिम निस्तारण के समय कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होंगे और मामले के निस्तारण के समय अंतिम रूप से निस्तारण के समय कम से कम 3 सदस्य होना आवश्यक है। और अब आगे देखेंगे बाल कल्याण समिति के कार्यों शक्तियाँ। धारा 29 में बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ एवं धारा 30 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। धारा 29 के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार और पुनर्वास के लिए मामलों के निपटारा करने का और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और संरक्षण के लिए व्यवस्था करने का प्राधिकार समिति को प्राप्त होगा। और जहां किसी क्षेत्र के लिए समिति गठित की गई है वहां ऐसी समिति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में संविष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबंधित के सिवाय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के साथ अनन्य रूप से समव्यवहार करने की शक्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।